नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। जस्टिस वर्मा के घर मिले जले नोटों के अंबार को कोई सिस्टम का हिस्सा कहे या फिर न्याय का मजाक, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, भारतीय न्यायपालिका का असली चेहरा अब किसी से छुपा नहीं है। किसका पैसा था, कहां से इतना पैसा आया, शुरू में क्या क्या बोला गया, क्या छुपाया गया, जितने मुंह उतनी बातें और सबके अंदर डर। भाई, यह जुडिशरी का मैटर है। यह कोई गलती से हुआ घोटाला नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में जड़ तक फैला संगठित लूट तंत्र है। नीचे से लेकर ऊपर तक कोई दूध का धुला नहीं। वो जो सड़क पर पिस्तौल तान कर लूटता है उसे डकैत कहते हैं, लेकिन जो काले चोगों में कानून की किताबें उठाकर मन से आदेश सुनाकर जनता की उम्मीदों को नीलाम कर लूट रहा है, उसको क्या नाम दे। यह डकैती नहीं तो और क्या है। अंतर बस इतना है कि वो पिस्तौल नहीं, कानूनी धाराओं का सहारा लेकर लूट रहा है। न्यायपालिका की साख ऑल टाइम लो पर है। आम आदमी को अब कोर्ट का नाम सुनकर ही घबराहट होती है, क्योंकि यहाँ न्याय नहीं, सिर्फ खेल चलता है। एक ऐसा खेल जिसमें कानून के पन्नों में घूस के नोट छुपे रहते हैं। वकील लूटते हैं, जज साहब हथौड़ा ठोक कर सौदे पक्के कर देते हैं। ताज़ा केस को ही देख लीजिए। यशवंत वर्मा के घर से करोड़ों नोट बरामद हुए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं। उल्टा 5 दिन तक चुप्पी साध ली गई। कोई आम आदमी होता तो ईडी सीबीआई रातों रात उसे नंगा करके खड़ा कर देती। लेकिन यहाँ बस एक ट्रांसफ़र और फिर वही लिपापोती। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसने न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया है। वो न्यायपालिका जो लोगों को अपने जजमेंट से हिला कर रख देती थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के बीच पत्रचार सामने आया, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने जस्टिस वर्मा को पत्र लिखकर इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था। पत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस घटना पर रिपोर्ट देने को कहा था। जांच के क्रम में दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास पर भेजा गया, जहां उन्होंने देखा कि एक स्टोर रूम में जली हुई चीज़ें, अधजले दस्तावेज और अन्य सामग्रियां बिखरी हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्रार केवल 8-10 मिनट तक घटनास्थल पर रुके और फिर पूरी जानकारी चीफ जस्टिस को सौंप दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 16 मार्च को इस संबंध में एक पीसीआर कॉल की गई थी और जस्टिस वर्मा के निजी सचिव के मोबाइल नंबर से सूचना दी गई थी। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 15 मार्च को जस्टिस वर्मा के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने जले हुए मलबे और करेंसी को वहां से हटा दिया था। इसके बाद 17 मार्च को जस्टिस वर्मा ने सुबह 8:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट गेस्ट हाउस में चीफ जस्टिस से मुलाकात की और बताया कि जिस स्थान पर आग लगी थी वहाँ केवल अनुपयोगी घरेलू सामान और फर्नीचर रखा हुआ था, जिसे कभी कभी सर्वेंट्स और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों द्वारा उपयोग किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। यह पैसा कहां से आया, जली हुई करेंसी को वहां से किसने हटाया और इसका उद्देश्य क्या था। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि स्टोर रूम आमतौर पर सभी के लिए खुला था और यह उनके मुख्य आवासीय परिसर से अलग था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का इस पैसे से कोई लेना देना है। उनका कहना था कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं वे निराधार और भ्रामक हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब आग बुझाई जा रही थी तब सभी स्टाफ सदस्यों और उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा कारणों से वहां से हटा दिया गया था और जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तब उन्हें वहां कोई करेंसी दिखाई नहीं दी। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि यह उन्हें फंसाने की साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सभी बैंकिंग गतिविधियां नियमित बैंकिंग चैनलों, यूपीआई और कार्ड के माध्यम से होती हैं और उनके पास कोई अघोषित संपत्ति नहीं है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जस्टिस वर्मा ने चीफ जस्टिस उपाध्याय के साथ अपनी बैठक में जब पहली बार वीडियो और तस्वीरें देखी तो वे चौंक गए। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बेहद अप्रत्याशित था, क्योंकि जब उन्होंने घटनास्थल पर देखा था तब वहाँ ऐसा कुछ नहीं था।
उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया और कहा कि दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हुई थीं, यह प्रकरण उनसे जुड़ा हो सकता है। पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास में आग लगती है। 15 मार्च को सफाई होती है, लेकिन 16 मार्च तक पुलिस को खबर तक नहीं दी जाती और फिर जब मामला तूल पकड़ता है तो 19-20 मार्च को धीरे धीरे जानकारी सामने आने लगती है। आखिर इतने दिनों तक किसे बचाया जा रहा था, एक बड़ा सवाल है। क्या न्याय के रक्षकों को बचाने का खेल चल रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस मामले में संज्ञान लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब जस्टिस वर्मा का अचानक ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाता है। जैसे मामला जितनी जल्दी हो सके दिल्ली से हटा दिया जाए, कुछ इस तरह की क्या सोच काम कर रही थी? क्या ट्रांसफ़र करना ही हल था? मतलब तुम जो यहाँ कर रहे हो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर करना? क्या इस तरह के मैसेज कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली जनता के बीच में आ रहे थे? और इस गंभीरता को इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने समझा भी, ट्रांसफ़र को लेकर खास तौर पे, और इसीलिए जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफ़र का ज़बरदस्त विरोध भी उन वकीलों ने किया। सोचिए, अगर यह किसी बड़े अफसर या नेता के साथ होता तो अब तक जांच एजेंसियां उनके पीछे किस तरह से पड़ी होती। लेकिन जब बात जजों की हो तो सबका रवैया बदल जाता है। ऐसा क्यों? डीवाई चंद्रचूड़ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बने तो उनके कई फैसले सुर्खियों में रहे, लेकिन उनके कार्यकाल से पहले भी उनकी न्यायिक सोच और फैसलों पर लोगों की नज़र रही। इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा का नाम भी दिलचस्प है। जस्टिस वर्मा पहली बार 13 अक्टूबर 2014 को एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त हुए थे। फिर 2016 में उन्हें परमानेंट जज बना दिया गया। 2021 में वे दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनते हैं, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब वे काम कर रहे थे तो उस समय ही वाई चंद्रचूड़ भी वहीं थे। उन्होंने जस्टिस वर्मा की काबिलियत को पहचाना और आगे बढ़ाने में मदद की। बाद में जब चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का हिस्सा बने, जो कि चीफ जस्टिस समेत 5 जजों का पैनल होता है और जिसकी भूमिका न्यायिक नियुक्तियों में होती है और बहुत ही अहम होती है, तो उन्होंने वर्मा को, यानी कि यशवंत वर्मा को प्रमोट करने में योगदान दिया। अब इसी दौरान एक पुराना मामला फिर से चर्चा में आ गया, मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार की संपत्ति से जुड़ा केस। दरअसल यह मामला 2005 में शुरू हुआ था, जब विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव और छोटे बेटे प्रतीक यादव की संपत्ति उनकी घोषित आय से कहीं ज़्यादा है। यह मामला लंबे समय तक चला। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। फिर 2013 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि जिससे नियमित एफआईआर दर्ज की जा सके, इसलिए मामला बंद कर दिया गया। लेकिन 2023 में जब डीवाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश थे तो एक बार फिर इस मामले को बंद करने का फैसला हुआ। यह तर्क दिया गया कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, इसलिए उनके खिलाफ केस चलाना अब मुमकिन नहीं है। हालांकि यहाँ सवाल ये भी उठा कि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ जांच क्यों नहीं चली। सीबीआई ने इसे लेकर कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया। यह मामला इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि एक ओर इसे राजनीति से जोड़कर देखा गया तो दूसरी ओर न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठे। चंद्रचूड़ का फैसला विवादों से घिरा रहा क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े मामलों में उनकी भूमिका पर चर्चा हो चुकी थी। कहते हैं कि न्याय का मंदिर पवित्र होता है, लेकिन जब इस मंदिर की दीवारों के पीछे छुपी सच्चाइयाँ राख में तब्दील हो जाएं, तो क्या आम आदमी को सच बोलने का हक नहीं? सवाल उठाने पर हमें डराया जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसका हवाला दिया जाता है। कहा जाता है कि न्यायपालिका पर सवाल उठाने से उसकी गरिमा कम होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बरामद जले हुए नोटों से न्यायपालिका गरिमा कम नहीं हुई? सवाल सिर्फ जस्टिस वर्मा पर नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम पर है। अगर न्यायपालिका खुद को निष्पक्ष और पारदर्शी साबित करना चाहती है तो उसे खुद को जवाबदेही के कटघरे में लाना ही होगा।
वरना आम आदमी का भरोसा टूटता जाएगा और एक दिन यही न्याय का मंदिर अविश्वास की बुनियाद पर खड़ा ढांचा बनकर रह जाएगा। लेकिन असल मुद्दा यही है, न्यायपालिका का पारदर्शिता से बचना। क्यों जजों की संपत्तियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जाता? क्यों उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर सवाल नहीं उठाए जा सकते? आम आदमी को आरटीआई के तहत जवाब देना पड़ता है, लेकिन जज इस नियम से बाहर क्यों है? क्या इसलिए कि वे खुद अपने लिए नियम तय करते हैं? लोगों को समझना होगा कि न्यायपालिका पर सवाल उठाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करने जैसा है। जब कोई भ्रष्टाचार कैमरे में कैद हो और फिर कोई सख्त कार्रवाई न हो, तो न्यायपालिका खुद ही अपनी गरिमा गिरा रही है। इसमें जनता के सवाल उठाने से न्यायपालिका गरिमा नहीं गिर रही है। हाल ही में एक मीम सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है, जिसमें कहा जाता है, दिखाया जाता है कि वकील को हायर करने की ज़रूरत ही क्या है जब तुम जज को ही खरीद सकते हो। यह मीम भारतीय न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े वकील एक दिन में देखा जाए अगर तो 30 लाख रुपए तक कमाते हैं। इसमें बहुत सारे उनके खर्च शामिल होते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी हो। कुछ मामलों में तो महंगे वकील केवल सूची में नाम दर्ज कराने के लिए ही लाखों रुपए ले लेते हैं, जबकि केस की सुनवाई तक नहीं होती। यह स्थिति दर्शाती है कि भारतीय न्यायपालिका केवल कानून और न्याय के आधार पर नहीं, बल्कि पैसे और प्रभाव के आधार पर भी चल रही है। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें सामने आती रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि न्यायपालिका में सुधार को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए पारदर्शिता बढ़ाने, जजों की जवाबदेही तय करने और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जब तक ये सुधार नहीं होंगे, जनता का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहना मुश्किल होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें क्लिक इंडिया। शुक्रिया।